हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग अब केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री जो क्लूशन पब्लिकेशन की जो इंपॉर्टेंट बुक है उससे हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स भी इसमें पूरे कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आपके पदार्थ, गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यह इसकी उत्पत्ति मिस्र के कीमिया, प्राचीन शब्द कीमिया से आई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। ठीक है, मिस्र के लोग काली मिट्टी को कीमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान से के अध्ययन को कैमिटेकिंग कैमिटेकिंग कहते थे। ठीक है, इसका जो इसके फादर हैं, रसायन शास्त्र के जनक जिनको कहा जाता है, वो है लावासियर। ठीक है, पदार्थ की हम लोग पदार्थ एवं उसकी प्रकृति देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत के जो महान ऋषि हैं कणाद, उनके अनुसार सभी पदार्थ क्या है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसको परमाणु कहते हैं। मूलतः इनका जो वर्गीकरण है वह भौतिक और रासायनिक दो प्रकार से है पदार्थ का। इसमें आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस है, और इसमें आपका प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसमें आपके तत्व हैं, यौगिक है, और इसमें मिश्रण में समांग और विषमांग है। ठीक है, तत्व में आपका धात्विक और अधात्विक है, और इसमें आपका कार्बनिक और अकार्बनिक है। ठीक है, इस प्रकार से ये अलग अलग आपके ये पूरे चलते हैं। ठीक है, जिसमें आपके सॉलिड की बात करेंगे तो वह भौतिक अवस्था होता है जिस आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहे की छड़ इत्यादि। द्रव्य जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन अनिश्चित हो। ठीक है, एल्कोहल, पानी इत्यादि। गैस वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो। ठीक है, इनको कहते हैं। पदार्थों की तीन भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होते हैं। पहला ठोस, द्रव्य, गैस। उदाहरण क्या होता है, जल। ठीक है, हम लोग देखते हैं। उसके बाद चौथी जो स्टेज होती है उसको प्लाज्मा, और पांचवी स्टेज को बॉस आइंस्टीन स्टेज कहा जाता है। पहली तो होती है आपकी जैसा कि आपने देखा सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के बाद आपकी हो गई लिक्विड, लिक्विड के बाद आपकी हो गई गैस, गैस के बाद आप हो गई आपकी प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बाद जो आपकी फिफ्थ स्टेज है वो क्या हो गई, बॉस आइंस्टीन। ठीक है, कंडेंसर। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों से विभाजित किया जा सके और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बना हो। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन इत्यादि। यौगिक की अगर हम बात करेंगे, वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से रासायनिक संयोग से बना हो, जिसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड कहते हैं। मिक्सचर जो दो या दो से अधिक तत्वों के यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त हुआ हो। ठीक है, उसे मिश्रण कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर की। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है, जिसके प्रत्येक भाग में गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन। ठीक है, हवा आदि। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उनके संगठक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद, कोळसा इत्यादि। ठीक है, मिक्सचर को अलग करने की जो विधियां हैं उसमें आपका क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले आता है। ठीक है, सामान्य शरीर में तत्व की औसत मात्रा होनी चाहिए। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, उसके बाद हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35, सल्फर 0.25, सोडियम 0.15, क्लोरीन 0.15, मैग्नीशियम 0.5, लोहा 0.4, अन्य तत्व 4.6। ठीक है, इस प्रकार से आपका पहला क्रिस्टलाइजेशन के कारण होता है। दूसरा होता है डिस्टिलेशन के कारण। जब दो द्रव्यों की कृतनांकों के अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण में आसवन विधि से पृथक करते हैं। किस विधि से करते हैं, आसवन विधि से पृथक करते हैं। अर्थात यह द्रव्यों के मिश्रण को अलग करने की विधि होती है, जिसे हम इसका प्रथम भाग वेपोराइजेशन और दूसरा कंडेंसेशन से होता है। फिर होता है आपका सब्लिमेशन। इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं, एक ठोस सब्लिमेट हो और दूसरा नहीं हो। ठीक है, जैसे कपूर, नैप्थलीन इत्यादि। फिर आता है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। वैसे मिश्रण द्रव्यों को अलग करते हैं जो क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है, खनिज तेल इत्यादि के लिए होता है। क्रोमेटोग्राफी यह विधि वह है जिससे मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण एब्जॉर्प्शन क्षमता भिन्न भिन्न होती है, तथा वे किसी अधिशोषित पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। फिर आता है स्टीम डिस्टिलेशन। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है, जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ बाष्पीशील होता है। इस विधि द्वारा
विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, एसीटोन, मैथिल अल्कोहल इत्यादि। ठीक है, चेंज इन स्टेट देखते हैं। पहले उसका मेल्टिंग पॉइंट बदलता है, मतलब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या आता है, फ्रीजिंग पॉइंट, किसी दाव पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है। ठीक है, उसको हिमांक कहते हैं। इसके दाव को अगर हम लोग देखें, दाव के प्रभाव को, तो इसमें दाव प्रभाव क्या होता है, बढ़ता है, जिसका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा इत्यादि। ठीक है, चेंज ऑफ वॉल्यूम इन फ्यूजन एंड सोलिफिकेशन, गलने एवं जमने के आयतन में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे ढला हुआ लोहा, एंटीमनी, बिस्मथ इत्यादि होते हैं, ये क्या होता है, इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लम्बन करता है। ठीक है, तैरता रहता है। ठीक है, सांचे के केवल पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार को पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली जाती हैं, उन्हें कैम या स्टाम्प लगाकर। फ्रीजिंग मिक्सचर में किसी ठोस द्रव्यमान के गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, साधारणतः यह बाहरी मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रव्यमांक पर वह जल से ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटेगा, लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। ठीक है, उदाहरण, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एक बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। ठीक है, और इस मिश्रण का तापमान क्या होता है, -22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर आया वेपोराइजेशन, द्रव्य से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला क्या होता है, एवापोरेशन, और दूसरा क्या होता है, बॉइलिंग, मतलब क्वथंक होता है। क्वथंक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है, क्वथनांक का कम होना, ठीक है, द्रव्य का ताप, द्रव्य के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, द्रव्य के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा, द्रव्य के पृष्ठ पर वायु का ताप जितना ही कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा, द्रव्य के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए यह नियत ताप जिस पर कोई द्रव्य उबलकर अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए वह नियत ताप कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ने से दाब का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से घट जाता है। परमाणु संरचना की अगर हम बात करें, परमाणु मतलब वह छोटे से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। ठीक है, परमाणु विद्युतिक उदासीन होता है। ठीक है, फिर आया मॉलिक्यूल, वह यौगिक जो छोटे से छोटे कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। फिर आया एटॉमिक वेट, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या जो प्रदर्शित करता है कि तत्व एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के भाग का अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। फिर आया मॉलिक्यूलर वेट, किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक अणु के भार के कितने बराबर है। फिर आया मोल कॉन्सेप्ट, एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि होती है जिसमें इस पदार्थ की इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही होती है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटॉप्स के ठीक 12 ग्राम के परमाणुओं के बराबर होती है। ठीक है, मोल की वैल्यू क्या होती है, 6.022 10 to the power 23। ठीक है, इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि परमाणु में किस प्रकार से मूल कणों से मिलाकर बना है, वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की, जी ब्रोगली ने की। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूलकण बोसॉन का नाम रखा गया। लगभग द्रव्यहीन आवेशहीन कण न्यूट्रॉनों की खोज किसने की, पाउली ने 1930 में की। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर का मॉडल, उसके साथ में उनके विद्यार्थी हैंस गेगर और ऑनरेस मर्सिडेंट ने सोने की बहुत सी पतली परत में अल्फा किरणों के बौछार के कारण परमाणु या नाभिकों का मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, मॉडल के अनुसार धनाभिष, परमाणु को धनाभिष तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। ठीक है, रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम नगण्य होता है। परमाणु की त्रिज्या 10 to the power -10 मीटर
जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 होती है। नाभिकों के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार ऑर्बिट पथों जिन्हें ऑर्बिट कहते हैं तेजी से घूमता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर विद्युत बलों द्वारा बांधे जाते हैं। ठीक है, अब सबके अपने अपने कुछ नेगेटिव्स थे तो कुछ पॉजिटिव्स थे। इस प्रकार से आपके रदरफोर्ड के मॉडल के कुछ यहाँ पे नेगेटिव्स भी थे। ठीक है, इसके साथ में हम लोग देखते हैं गैसेस के जो आचरण है उसके हिसाब से। इसमें आपका बॉयल्स का लॉ है। ठीक है, स्थिर ताप पर जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, जिसमें आपके जो फैक्ट्स कवर होते हैं, क्योंकि जनरली प्रीलिम्स जो भी है वो आपको फैक्ट्स ज़्यादा पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसमें आपका चाइल्ड्स का जो लॉ है वो चाइल्ड्स का लॉ क्या कहता है, गैस की नियत मात्रा आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर परम ताप इक्वल्स टू क्या होता है, 273 डिग्री प्लस टी सेल्सियस डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान -273 सेल्सियस जीरो को परम शून्य ताप कहते हैं। इस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं एवोगाड्रो नंबर। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। सामान्य ताप व दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, जिसमें आप 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। ठीक है, आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। अगर हम इसकी अवस्था को देखेंगे तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है गैसेस के मिश्रण के लिए ये उसको प्रूव करती है। PV इक्वल्स टू nRT, जहाँ पे R क्या है, मोलर है गैस का संख्या। PV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RT। N इज इक्वल्स टू 1 मोल हो जाएगा। उसको आप यहाँ पे इन इक्वेशंस के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है मेंडलीव्स की। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मिड में एक रशियन वैज्ञानिक था T.I. मेंडलीव, जिसने 1869 में तत्वों तथा उनकी योग तुलनात्मक उसका अध्ययन करके एक नियम प्रस्तुत किया, जिसको मेंडलीव का आवर्त श्रेणी का नियम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं उनके अनुसार तत्वों और भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त श्रेणी को 9 वर्गों में बांटा गया। तो यहाँ से आपकी इस प्रकार की क्वेश्चन 9 वर्गों में और 7 आवर्त में बांटा गया है। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के लिए के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रखे थे। ठीक है, आप अगर इसमें देखेंगे तो क्षार धातु हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा जाता है, जिसमें समान हम देखते हैं कॉपर हो गया, Hg हो गया, Ag होगा, Ti हो गया, Au हो गया, Pt हो गया, Ba हो गया और आपका लेड भी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपकी अलग अलग पूरा का पूरा दिया हुआ है। अब अगर मॉडर्न हम उसके बाद देखते हैं अलग अलग लोगों ने और भी इनकी डिस्कवरी की है, जिसमें आपके मेंडलीव्स के बाद डेबर राइनर और न्यूलैंड्स ने भी तत्वों के समूह के व्यवस्थित वर्गीकरण किया। डेवनायर ने 1817 में जर्मन रसायन वुल्फगांग डेवनायर का 3 तत्वों वाले समूह को चुना। उस समूह को त्रक कहते हैं। ठीक है, फिर न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत आया, जिसमें 1866 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉय न्यूलैंड्स ने 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे इनका जो सिद्धांत था उसको अष्टक का सिद्धांत कहा गया। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। ठीक है, फिर न्यूलैंड की कल्पना की प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है, भविष्य में अन्य कोई तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई अन्य तत्व मिले। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करेंगे तो इसको मोस्ले ने 1913 में नियम के आधार पर था। इसमें अनुसार तत्वों के गुण, उनके परमाणु संख्या, आवर्त फलन है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 होती है। एक वर्ग की संख्या 9 है। इसमें वर्ग 1 से लेके 7 तक 2 उपवर्ग ए और बी बटे हुए हैं। इस प्रकार उपवर्ग कुल वर्गों का 18 है। ठीक है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु और अंतिम सदस्य इनर्ट गैसेस। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन जो अपवाद है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेके 71 तक लेंथनाइट श्रेणी तथा 89 से 103 तक एक्टेनाइट श्रेणी के बीच में आता है। ठीक है, फिर आपका आता है आयोनाइजेशनल पोटेंशियल, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसमें जो तत्व एवं गैसीय परमाणु के बाहर तक मतलब आउटर सेल जो होती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर बाहर के लिए आवश्यक रहता है। ठीक है, में आपके इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी होती है, वह परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, और फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करता है। वर्ग 7 ए के तत्वों के इलेक्ट्रॉन घनता उच्च होती है।
सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी तत्वों की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचता है, उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, क्लोरीन विद्युत ऋणात्मकता का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, हम केमिकल बॉन्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, रासायनिक बॉन्डों की बात करते हैं, जिनमें आपके कौन कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बॉन्डों को क्या कहते हैं, एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं, या परमाणु बॉम्ब कहते हैं, या रासायनिक बॉम्ब कहते हैं। ठीक है, परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोवैलेंट, दूसरा होता है कोवैलेंट और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट में अगर हम देखेंगे, निर्माण कैसे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर के द्वारा होता है, जैसे Na+Cl, ये देखिए, उसके बाद Na+Cl या फिर NaCl। ठीक है, आयनिक यौगिक के गुणों के हिसाब से देखेंगे। आयनिक ध्रुवीय घोल में प्राय घुलनशील होता है। वह घोलक जिसका परावैद्युत स्तरीय उच्च होता है, ध्रुवीय घोलक कहलाता है। जैसे जल, द्रव्यमान एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। जलवीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। आयनन की मात्रा प्राय उच्च होती है। ठीक है, जालक ऊर्जा किसी रवा क्रिस्टल के आयनों को एक दूसरे के अनंत दूरी पर अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। फिर आता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, सदृश और अदृश परमाणु अपनी महत्तम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करते हैं। ठीक है, तब उनके बीच स्थित बॉन्ड को सहसंयोजन बंध कहा जाता है। Cl देखिए, फलस्वरूप क्या हो गया, Cl2। ठीक है, इस प्रकार से इनके अलग अलग गुण भी दिए हैं। डायरेक्शनल होना चाहिए। ठीक है, अगर पार्शियल अरेंजमेंट है तो उसके हिसाब से स्टीरियो आइसोमरिज्म प्रदर्शित करता है। उसके बाद आणविक रूप में रहते हुए आयनिक रूप में, इस कारण से घोल की अवस्था में विद्युत कुचालक होता है। ताप एवं सामान्य अवस्था में ये प्राय बाष्पशील एवं मुलायम और ठोस होते हैं। इनका क्वथनांक, द्रव्यमान एवं क्वथनांक इनका क्या होता है, निम्न होता है। ध्रुवीय घोलकों में प्राय अघुलनशील, किंतु अध्रुवीय घोलकों में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता एवं बंध की प्रकृति होती है। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफी अंतर हो, तब उनके बीच बंधन आयनिक होगा। ठीक है, जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच का अंतर हो, तब बंधन मतलब ध्रुवीय संयोजक। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच शून्य के बराबर अंतर होगा तो सही संयोजी पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन की और अपकरण की बात करेंगे तो विद्युत ऋणात्मक परमाणु एवं मूलिक का अनुपात बढ़ना, या धन आवेश का बढ़ना, या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। ठीक है, ये आप देखिए, आपको दिख रहा है Na gives Na is equals to E, Fe प्लस प्लस Fe, E का ऑक्सीकरण होगा। रिडक्शन अगर बोले तो रिडक्शन में क्या होता है, जो धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना होता है, या धनावेशों को घट जाना होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपकरण कहलाता है। Cu++2e इज इक्वल टू Cu, ये इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इस तरह से आपका रिडॉक्स रिएक्शन भी होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन अपकरण की क्रिया साथ साथ होती है। ठीक है, अर्थात एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है। इसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे या फिर रिडक्टेंट की बात करेंगे तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, अर्थात पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं, जैसे H2CO इत्यादि। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जिस पदार्थ का अपकरण हुआ है, अर्थात वो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि O2, HO2, H2O2, HNO3, KMnO4 इत्यादि। इस तरह से आपके ये अलग अलग ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों जैसे आचरण करने वाला पदार्थ है। हाइड्रोजन सल्फाइड, पेरोक्साइड, डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रिक एसिड्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें, किसी तत्व की ऑक्सीजन संख्या वह संख्या है जो किसी गुण या आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है, जिसका अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो KMnO4 गिब्स 1 + x प्लस ब्रैकेट में -8 इज इक्वल टू 0, तो x - 7 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो KMnO4 में Mn की जो ऑक्सीकेशन जो नंबर है उसकी संख्या क्या है, 7 है। ठीक है, ऑक्सीकारक क्या होता है, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है। अवकारक वह पदार्थ होता है दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटा देता है। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है, जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, अपकरण वह क्रिया है जिसके
किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है उसे अपकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एसिड बेस, एसिड भस्म और लवण, एसिड बेस और सॉल्ट, जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापा का स्थापत्य के रूप में रहता है। ठीक है, आम्ल मतलब एसिड वे यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापा के रूप में रहता है। अर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक यौगिक है जो कि जल में घुलनशील H पॉजिटिव आयन है। बैरेंडाइस एवं लॉरी के अकॉर्डिंग से अगर देखेंगे, ठीक है, अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन को प्रदान करता है। सिरका में देखेंगे तो एसिटिक एसिड होती है, संतरा में सिट्रिक, इमली में टार्टरिक, टमाटर में ऑक्सलिक, और दही में लैक्टिक, नींबू में सिट्रिक, चींटी में मैथाइनिक, चू में मैथाइनिक, अंगूर में टार्टरिक, दुर्गंध युक्त मक्खन ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अम्लों के प्रयोग देखते हैं। खाना बनाने के लिए खट्टा दूध, लैक्टिक सिरका के लिए, एसिडिक एसिड, सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थ। ठीक है, अंगूर टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, नींबू एवं नारंगी इत्यादि। बेकिंग सोडा बनाने में टार्टरिक अम्ल का यूज किया जाता है। खाना पचाने में HCl अम्ल का यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के लिए लोहे को साफ करने में H2SO4 एवं HNO3 का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड प्रयोग करते हैं इसमें कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए। ठीक है, फोटोग्राफी में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, एसिड किंग जिसको कहा जाता है, अम्लराज 3:1 के रेशियो के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सांद्र नाइट्रिक एसिड का ताजा मिश्रण होता है। यह सोना एवं प्लेटिनम के को गलाने में समर्थ होता है। ठीक है, HCl का अन्य नाम क्या है, म्यूरियोटिक एसिड, इसको एसिड किंग भी कहते हैं। बेंजोइक एसिड दवा बनाने के काम आती है। फिर हम बेस की बात करते हैं। ये यौगिक जो अम्ल में प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देते हैं भस्म कहलाते हैं। बैनस्टेड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखते हैं तो वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो भस्म कहलाता है। ठीक है, लुइस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होता है वह क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और जल में अवेलेबल। ठीक है, इसमें आपके पोटाशियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, और यहाँ पे आपकी क्या आ जाता है, ZnO, COOH, Fe0, Fe2O3। कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, घरों के चूने पोतने, गारा में प्लास्टर बनाने, ब्लीचिंग पाउडर बनाने, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने, जल को मृदु बनाने में। ठीक है, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH साबुन बनाने में, B पेट्रोलियम साफ करने में, C दवा बनाने में, D कपड़ा एवं कागज बनाने में, E कारखाने को साफ करने में। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पेट की अम्लता को दूर करें। फिर आता है आपका सॉल्ट, अम्ल एवं एसिड एवं बेस की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमें सॉल्ट एवं जल का निर्माण होता है। इसमें NaOH, HCl गिब्स NaCl प्लस H2। ठीक है, इनके कुछ हम अगर उपयोग देखें तो साधारण जो लवण है, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड NaCl खाने के रूप में एवं अचार के परीक्षण में उपयोग किया जाता है। खाने का सोडा एवं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, अग्निशमन शामक यंत्रों में उपयोग किया जाता है। धोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट कपड़े धोने के लिए, कास्टिक सोडा अपमार्जक का चूर्ण बनाने के लिए, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बारूद बनाने के लिए, pH स्केल किसी विलय की अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH मापदंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समुद्र तल में देखेंगे 8.4, रक्त में देखेंगे 7.4, लार में 6.5, दूध में 6.4, मूत्र में 6, शराब में 2.8, सिरका में 2.4, नींबू में 2.2। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर 7 से नीचे होता है तो वह एसिड होगा और 7 के ऊपर होगा तो बेस हो जाएगा, और अगर 7 ही रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, सोरेनसन ने इसका 1909 में पता लगाया था। ठीक है,
इसमें अगर परिवर्तन होता है तो दंत में क्षय होता है, ठीक है। 5.5 से कम दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संरक्षण हो जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक एसिड बेस अभिक्रिया रिएक्शन के आधार पर होता है। फिर हम देखते हैं सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों को हम क्या करते हैं, आपस में मिला लेते हैं, ठीक है। किसी निश्चित ताप पर विलय और विलयक की जो अपेक्षित मात्रा है एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। किसी विलयम में विलय के कणों की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻7 होती है, ठीक है। कम होती है, अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। विलियम स्थायी एवं पारदर्शित होता है, इसमें आपके सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट होते हैं। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलयक कहते हैं। जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं कि ग्रेफाइट का उपयोग क्या होता है, पेंसिल बनाने के लिए होता है। जैसे परमाणु भट्टी में वैमंदक के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में, एक कार्बन आर्क बनाने के रूप में देखा जाता है। हीरे में कार्बन sp3 एवं ग्रेफाइट में कार्बन sp2 प्रसंस्करित होता है, ठीक है। कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए एनिमल चारकोल का यूज होता है। हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है, पेट्रोलियम है, ठीक है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, तब इसमें विशेष गुण को समव्यता या फिर आइसोमेरिज्म कहते हैं। और प्राप्त यौगिक एक दूसरे के समव्ययी होते हैं। मुख्यतः यह भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला संरचनात्मक, दूसरा त्रिविध। और फिर होता है पॉलीमराइजेशन, जब 2 या 2 से अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं या पोलराइजेशन कहते हैं। इसे अणु को मोनोमर उत्पाद या फिर पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रबड़ की, ठीक है। रबड़ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, नेचुरल और सिंथेटिक, ठीक है। प्राकृतिक में क्या होता है, आइसोपेरिन का बहुलक का होता है, यह थर्मोप्लास्टिक होता है। और वल्कनाइजेशन, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाता है। इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबड़ का उपयोग ग्लव्स, रबड़ बैंड बनाने के लिए किया जाता है। वल्कनीकरण प्रक्रिया में रबड़ बनाने की खोज किसने की, चार्ल्स गुडियर ने की थी, ठीक है। रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ काफी मुलायम होती है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है, जैसे कि ट्यूब, टायर इत्यादि बनाने के लिए। फिर आती है आपकी सिंथेटिक रबड़ में क्या होता है, नियोप्रीन होती है, ठीक है, जो कि आपका 2 क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनता है, ठीक है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिक केबल, कन्वेयर बेल्ट, खनिज में ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। फिर आता है थायोकोल, यह कृत्रिम रबड़ है जो डाइक्लोरो पॉलीसल्फाइड में प्रतिक्रियाओं से बनती है। इसका उपयोग खनिज तेल में ले जाने वाले पाइप बनाने वाले विलयक, जमा करने वाला टैंक, सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक आदि होती है। थाइकोल रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त करने के लिए रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं फाइबर्स, वे श्रृंखला जो ठोस, जिनकी लंबाई चौड़ाई अपेक्षाकृत सैकड़ों या हजारों गुना अधिक है, इसको रेशे कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका नाइलॉन, यह न्यूयॉर्क शब्द से निकला है, जिसमें न्यूयॉर्क का NYLON का लंदन, ठीक है। नाइलॉन मतलब न्यूयॉर्क, लंदन। ऐसे कार्बनिक अणुओं से बहुलीकरण प्रक्रिया है, ठीक है, बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है, ठीक है। हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम से संबंधित हम लोग देखते हैं। उसके बाद रियान की बात करेंगे। रियान क्या होता है, कृत्रिम रेशे को रियान कहते हैं, ठीक है। सेल्यूलोज कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है, इसमें सांद्र और ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड में उपचारित करते हैं। उसके बाद इस सेल्यूलोज को विलियम को धातु बेलने में बने छिद्र में से होकर तनु सल्फ्यूरिक एसिड में गिराया जाता है। यहाँ इसके लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं। रियान रासायनिक दृष्टि से सूत के समान होता है। रियान का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में
लिंट या जाली बनाने में किया जाता है। पॉलिस्टर, इसका विकास इंग्लैंड में किया गया है। इसे संश्लिष्ट करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल OH समूह युक्त कार्बन यौगिक की अभिक्रिया 2 कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक के साथ की जाती है। हाइड्रोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया को परिणामस्वरूप ईस्टर बनता है। ठीक है, और अनेक ईस्टर समूह होते हैं, इसलिए इन्हें पॉलिस्टर कहा जाता है। ठीक है, पॉलिस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में, पॉल नौकाओं का पाल बनाने के लिए, अग्निशमन के प्रयोग करने के लिए, हॉज पाइप बनाने के लिए इत्यादि। कार्बन फाइबर्स आते हैं। फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज आती है, जिसका जो शुद्धिकरण जिसका पेट्रोल का किया जाता है, जिसको प्रभावी आचमन कहते हैं, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कार्बन रासायनिक से संबंधित अगर हम तथ्य देखेंगे तो ठोस कपूर में वाष्प बनाने की क्रिया को ऊर्ध्वपतन, दूध से दही बनाना, किण्वन, पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से पता चलती है। ठीक है, अच्छे अपस्फोटक रोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान कितना उच्च होता है। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्रा इथेल सीसा का यूज किया जाता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोलियम में हेमीवमन को रोकता है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पैराफिन पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पादक होता है। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या होता है? ऑक्टेन नंबर होता है। गोबर गैस प्राकृतिक गैस, बायोगैस सिंथेटिक टैंक से निकलने के बाद मीथेन गैस होती है। ठीक है, एलपीजी में ब्यूटेन होता है। खादानों में अधिकांश विस्फोटकों हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन होता है। प्रतिशत फ्रियोन में डाइक्लोरो मीथेन होती है। मस्टर्ड गैस में कौन होता है? प्रथम विश्व युद्ध में आयुध रूप से किया गया था इसका उपयोग। गैस बिल्डिंग एवं फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaC2 जल से उपचारित करने का एसिटिलीन कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा ज्यादातर इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में होता है। मिथिल एल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। सिंथेटिक स्पिरिट को 95% इथाइल एल्कोहल कहा जाता है। एल्कोहल खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इथाइल एल्कोहल होता है। ठीक है, कास्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पायरोलिग्नस एसिड 10% होता है। बायोडीजल की बात करेंगे तो ट्रांस ईस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आयोडोफॉर्म की बात करेंगे तो प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। आंसू गैस में क्या होता है? क्लोरो एसिटोफिनॉन होता है। खाद्य पदार्थ में क्या होता है आपका? चटनी, सॉस वगैरह में सोडियम बेंजोएट। ठीक है, नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कालतार है। पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के उपयोग किया जाता है। मोम क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। फलों को मधुर स्वर बनाने के लिए फ्रक्टोज के कारण होता है। ठीक है, ईंधन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।